शाम का समय था। शंभू अपने समर्थकों को साथ लेकर एक रैली निकाल रहा था। उसके साथ उसका वफादार साथी भीमा भी था। अरे भीमा, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक तुम कुछ भी नहीं सीख पाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा नेताजी। अरे मूर्ख, तुम मेरी रैली में आए हो, कम से कम नेताजी जिंदाबाद के नारे तो लगा ही सकते हो ना। तुम्हें देखकर और लोगों को भी जोश आएगा। रैली में और भी लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो एक अलग ही माहौल बनेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है नेताजी, लीजिए अभी नारे लगाता हूँ। इतना बोलकर भीमा जोर से बोला, नेता शंभू की जय हो, नेता शंभू की जय हो, कोई ना पड़े चक्कर में नेताजी की टक्कर में। भीमा को देखकर रैली में मौजूद और भी लोग नारे लगाने लगे। तभी उनकी रैली एक सुनसान उजड़ी हुई बस्ती से गुजरी। ये कैसी बस्ती है? क्या यहाँ के लोग घर से नहीं निकलते हैं? नेताजी, बस्ती के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें मशहूर हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी रैली इस बस्ती से ना निकालकर कहीं और से निकाल लीजिए। देखिए ना, यहाँ पर कैसा सन्नाटा फैला हुआ है। बकवास बंद करो भीमा। मत भूलो कि मुझे अभी विधायक बनना है, उसके बाद मुझे एमपी की तैयारी भी करनी है, और हो सकता है कि कल को इस प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री भी बन जाऊं। इसीलिए मुझे सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। रैली इसी बस्ती से निकलेगी। भीमा ने न चाहते हुए भी रैली का रुख उस बस्ती की ओर मोड़ लिया, मगर जैसे ही उन सब ने उस बस्ती की ओर कदम रखा, अचानक देखते ही देखते घना अंधेरा छा गया। भीमा, ये क्या? ये अचानक दिन से रात कैसे हो गई? मैंने आपसे कहा था नेताजी कि यहाँ से मत चलिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी उस बस्ती के अंदर से अजीबोगरीब चेहरे वाले व्यक्ति निकलकर उन सब की ओर खड़े हो गए। उन सब के भयानक चेहरे देखकर भीमा, शंभू और रैली में जितने भी लोग मौजूद थे, सब के सब बेहोश हो गए। इस घटना के 3 दिन बाद अशोक एक 50 वर्षीय दबंग प्रवृत्ति का अपने गांव का प्रधान था। अशोक से उसके गांव और आसपास के गांव के लोग भी बहुत डरते थे। चुनाव करीब थे। अशोक चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था कि तभी उसके घर पर उसका मित्र शंभू उसके पास आकर बोला, कैसे हो अशोक प्रधान? देख रहा हूँ चुनाव की तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हो। मैं तो राजनीति में आने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे तो हमेशा से गुंडागर्दी ही अच्छी लगती थी। राजनीति में तो तुम मुझे खींच लाए। और सुनाओ, यहाँ कैसे आना हुआ शंभू? तुम्हारी प्रधानी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि अब तुम बड़े नेता बन गए हो। अब तुम्हें ये छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। मेरी पार्टी ने तुम्हें विधायकी का टिकट देने का वादा किया है। भगवान से कुछ और मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास तुमसे बात करने आने ही वाला था। विधायकी का टिकट तो तुम्हें मिल जाएगा अशोक, लेकिन याद रखना, मेरा नाम खराब मत करना। मैंने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच तुम्हारी बहुत तारीफ कर रखी है। चिंता मत करो शंभू, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे दोस्त को कोई हराने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अरे सामने वाले की जमानत जब्त ना करवा दी तो मेरा नाम भी अशोक नहीं। सामने वाले की जमानत तो तब जब्त होगी ना अशोक, जब वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। भीड़ जुटाने में तो हम दोनों माहिर हैं शंभू, और फिर तुम कब काम आओगे? कुछ देर बाद शंभू वहां से चला गया। अशोक अपने घर से निकलकर अपने ड्राइवर से बोला, कालिया के घर चलो। अशोक कार के अंदर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी कालिया के घर की ओर दौड़ा दी। कालिया के घर पहुंचकर कालिया से बोला, कालिया, कुछ देर पहले शंभू मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि उसकी पार्टी ने मुझे विधायकी का टिकट देने का फैसला किया है। क्या कहा आपने? कुछ देर पहले शंभू काका आपके पास आए थे? क्या कान से बहरे हो गए हो क्या? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे कि मेरे पास शंभू नहीं बल्कि कोई भूत आया हो। बात वो नहीं है नेताजी,
उड़ते उड़ते मेरे कानों में खबर आई है कि शंभू काका अपने साथी भीमा सहित 3 दिन से लापता हैं। और तो और उनकी रैली में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब भी। तुम्हारा दिमाग तो सही है कालिया। अगर शंभू 3 दिन से लापता है तो कुछ देर पहले मुझसे जो बातें कर कर गया है वो कौन था? लगता है तुमने रात में ज्यादा ही चढ़ा ली है। नहीं नेताजी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलकर पता कर लीजिए। पुलिस स्टेशन तो मैं वैसे भी जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया था। क्या है कि मुझे एक बड़ी सी रैली निकालनी है और उसके लिए पुलिस की परमिशन लेने की भी तो जरूरत होती है ना। नहीं तो खामखा पुलिस वाले अपनी पुलिसगिरी झाड़ने के लिए आ जाएंगे। चलो मेरे साथ। कालिया अशोक के साथ उसकी कार में बैठकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चला गया। पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ कारें खड़ी हुई थी। ये सारी कारें तो शंभू के पार्टी के नेताओं की हैं। लगता है ये सब भी रैली की परमिशन मांगने के लिए ही थाने आए होंगे। इतना बोलकर अशोक कालिया के साथ थाने के अंदर चला गया, मगर थाने के अंदर शंभू की पत्नी को देखकर चौंक पड़ा। नमस्ते भाभी जी, आप थाने में क्या कर रही हैं? शंभू की पत्नी अशोक से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां बैठा हुआ इंस्पेक्टर अभिमन्यु अशोक की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ तुम थाने आ गए अशोक प्रधान। कुछ देर बाद मैं वैसे भी तुम्हारे पास पूछताछ करने के लिए आने ही वाला था। मुझसे पूछताछ करने के लिए? सब कुछ ठीक तो है इंस्पेक्टर? तुम्हारा दोस्त शंभू 3 दिन से लापता है, साथ ही साथ उसका साथी कालिया और रैली में बहुत से लोग भी जो कि उसके समर्थक थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ देर पहले शंभू मेरे घर पर आया था और उसने मुझे बताया था कि उसकी पार्टी ने मुझे विधायकी का टिकट देने का वादा किया है। मैं इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाला हूँ। उसी की परमिशन मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वास्तव में शंभू तुम्हारे पास आया था? तो आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पर आपसे मजाक कर रहा हूँ? जब तुम्हें विधायकी का टिकट मिलने ही वाला है तो फिर तुम्हें पुलिस से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुम जहां चाहे रैली निकाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि कहीं किसी भी समुदाय को नुकसान न पहुंचे। इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक मुस्कुराता हुआ थाने से बाहर निकल आया। थाने से बाहर निकलकर उसने देखा कि शंभू की पत्नी मुंह लटकाए उसकी ही ओर आ रही थी। भाभी जी, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? चिंता मत कीजिए, जीत आपके पति की ही होगी। अब तुम्हें क्या बताऊं अशोक, पिछले 3 दिन से इनका नंबर भी बंद आ रहा है और भीमा के घर पर भी ताला लगा हुआ है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है मगर इनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। भाभी जी, आपको क्या लग रहा है मैं थाने में मजाक कर रहा था? अरे वास्तव में कुछ देर पहले शंभू मेरे पास आया था। तो फिर उन्होंने अपना मोबाइल क्यों बंद रखा है? उन्हें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि उनकी गैर हाजिरी में मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। चिंता मत कीजिए भाभी जी, देखिए ये चुनाव का चक्कर है। हो सकता है शंभू ने जानबूझकर लापता होने का नाटक किया हो, अपोजिशन पार्टी को धोखा देने के लिए। अशोक की बात सुनकर शंभू की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी चुनाव में ये कब कौन सी अपनी चाल चलते हैं कुछ भी पता नहीं रहता। अशोक और शंभू की पत्नी अपनी अपनी कार में बैठकर अपने घर चले गए। इधर थाने में इंस्पेक्टर अभिमन्यु सब इंस्पेक्टर धानी से बोला, धानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सर कि शंभू अपने समर्थकों के साथ 3 दिन से लापता है। उसके बाद भी आपने अशोक को रैली निकालने की परमिशन क्यों दे दी? तुम्हें अगर सच बताऊं धानी, तो अगर मेरा बस चले तो मैं अपने पिस्तौल से शंभू और अशोक को गोली मार दूं, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि शंभू कभी भी वापस ना मिले और मैं चाहता हूं कि ये अशोक भी उसी की तरह लापता हो जाए। कम से कम जनता को थोड़ी राहत तो मिलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये कल के गुंडे जिन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होती, नेता बनकर हम पुलिस वालों पर ऐसा रुआव झाड़ते हैं जैसे कि इन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ाई की है। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आधी रात के वक्त अशोक अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था।
कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। अशोक ने दरवाजा खोला। शंभू तुम? हाँ अशोक मैं। तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? क्योंकि सारे शहर में यही अफवाह है कि तुम अपनी रैली सहित कहीं गायब हो गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी अपोजिशन पार्टी को फंसाने की कोई नई चाल होगी। अशोक की बात सुनकर शंभू रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगा। तभी अशोक की नजर भीमा और बहुत से लोगों पर पड़ी। ये सब कौन है? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना है अशोक। ये सब तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं। हम सब तुम्हारी रैली धूमधाम से निकालेंगे। ये क्या कह रहे हो शंभू? अभी तो आधी रात का समय है। चिंता मत करो अशोक, तुम्हारे ही इलाके के पास एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर अगर तुम कुछ रुपए बांट दोगे तो उनका सारा का सारा वोट तुम्हारा हो जाएगा। और ऐसे काम रात के समय में ही होते हैं। तो चलो मेरे साथ। ठीक है, तुम बाहर ही रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। इतना बोलकर अशोक अपने घर के अंदर की ओर चला गया और कालिया को उठा दिया, जो कि आज उसके ही घर पर सो रहा था। क्या हुआ नेताजी? इतनी रात को मुझे क्यों उठा दिया? सब ठीक तो है? अशोक सारी घटना कालिया को बताने लगा। नेताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अशोक ने कालिया की बात नहीं सुनी। अशोक कालिया के साथ तैयार होकर शंभू के साथ चल पड़ा। अशोक ने देखा कि उसकी रैली में सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा मुर्दापन था। वो सभी अजीब सी अवस्था में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में अशोक शंभू के साथ एक सुनसान बस्ती में खड़ा हुआ था, जहाँ पर सभी घर जले हुए थे। ये तुम मुझे कहाँ ले आए शंभू? क्या तुम्हें इस बस्ती के बारे में कुछ भी याद नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मूर्ख, ये वही बस्ती है जिसे 5 साल पहले जलाने का हम दोनों को ठेका मिला था। अरे इस बस्ती में हम दोनों ने ही आग लगाई थी और देखते ही देखते वो आग पूरी बस्ती में फैल गई थी और सभी लोग जिंदा जलकर मर गए थे। पुलिस आज तक इंक्वायरी कर रही है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उस बस्ती से भयानक लाशें अशोक के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अशोक के बगल में खड़ा हुआ शंभू और भीमा का चेहरा भी बहुत भयानक हो गया। मैंने आपसे कहा था नेताजी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस बस्ती से एक जला हुआ मुर्दा बोला। 10 साल पहले इस बस्ती पर एक बड़े नेता की रैली निकली थी। हमने उस नेता से इस बस्ती के विकास की बात की थी और उसने इसी बात से क्रोधित होकर तुम दोनों को हमारी बस्ती के लोगों को सबक सिखाने का ठेका दिया। उस समय तुम दोनों मामूली गुंडे थे और तुम दोनों ने चापलूसी में इस पूरी बस्ती में आग लगा दी। तब से इस बस्ती से किसी भी नेता की अगर कोई भी रैली गुजरती है तो वो मौत की रैली में परिवर्तित हो जाती है। हम उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते हैं और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, हम दोनों ने सारे बुरे काम साथ साथ मिलकर किए हैं। जो इन सब ने मुझे मेरी रैली सहित मार दिया, तब मुझे लगा कि मैं इस सजा का अकेले हकदार नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें भी यहाँ अपने साथ ले आया। तभी वो जला हुआ व्यक्ति भयानक अंदाज में अपना मुंह फाड़कर चीखने लगा। उसके मुंह के अंदर से सैकड़ों भयानक कीड़े निकलकर बाहर आ गए और वो कीड़े शंकर और भीमा के ऊपर चिपक गए। वो कीड़े दोनों के चेहरों के चारों ओर के मांस को खाने लगे। वो दोनों चीखते हुए मृत होकर गिर पड़े। अगली सुबह भीमा, कालिया, शंभू और उसके समर्थकों की लाशें उस बस्ती की सीमा पर बड़ी ही खतरनाक दुर्दशा में पाई गई। सब इंस्पेक्टर धानी इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर देखकर बोली, आपके मन की मुराद पूरी हो गई है सर। मुझे यही शक था धानी कि ये दोनों मूर्ख इसी बस्ती के आसपास आए होंगे। पिछले 10 सालों से इस बस्ती के आसपास जिस किसी नेता की रैली मंडराती है, वो नेता रैली सहित गायब हो जाता है और कुछ दिनों बाद
उनकी लाशें हमें यहीं पर मिलती हैं। अब रिपोर्ट में क्या लिखेंगे सर? कुछ नहीं, इनकी हत्या की छानबीन का नाटक करेंगे और इनकी फाइल बंद कर देंगे। और इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने ऐसा ही किया। इंस्पेक्टर कदम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी पास में रखा हुआ टेलीफोन रिंग करता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अबे कौन बोल रहा है बे? डीएसपी हियर। हेलो, सॉरी सर, वो आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। वो आज 2-3 बार ऐसे कॉल आ गए ना, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। जस्ट शट अप एंड लिसन केयरफुली। यस सर। बाहर दंगे हो रहे हैं, किसी ने लोगों को आपस में भड़का दिया है, जाकर संभालो। और हाँ, मुझे शाम तक पूरा शहर शांत चाहिए। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को लेकर अभी निकल रहा हूँ। जय हिंद सर। डीएसपी सर का कॉल आया था, बाहर दंगे चल रहे हैं, सभी अपनी अपनी गन ले लो और मेरे साथ चलो। सभी हवालदार और बाकी के पुलिस कर्मी इंस्पेक्टर कदम के साथ जीप में बैठकर उस जगह पर जाते हैं जहां दंगा चल रहा है। इंस्पेक्टर कदम वहां पहुंचकर सभी लोगों को शांत करने के लिए हवा में फायरिंग करते हैं। बे शांत हो जाओ बहन के टको, नहीं तो सबको गोलियों से भून दूंगा। जब कोई भी शांत नहीं होता तो इंस्पेक्टर लगातार हवा में फायरिंग करते रहते हैं। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है। सभी लोग शांत हो जाते हैं। ये लोग इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं जो कि पूरा सोने का मूर्त बना हुआ है। सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हट जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ हट जाओ। जब तक हवालदार उस भीड़ को वहां से हटाता, लोगों ने जितना हो सकता था इंस्पेक्टर के शरीर को नोच नोच कर सोना निकाल लिया था। अब वहां पर उसके शरीर का कुछ ही हिस्सा बचा हुआ था। ये क्या हो गया सर आपको? अब हम लोग आगे क्या जवाब देंगे? तभी वहां पर कुछ मीडिया वाले आते हैं और देखते ही देखते ये बात सारे शहर में फैल जाती है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर अचानक से भीड़ के बीच में सोने का कप बन गया और लोगों ने सोना चुराने के लिए उसके शरीर को नोच लिया। मुझे तो लग रहा है कि ये सब वही कर रहा है, क्योंकि मैंने आज भीड़ में उसकी एक झलक देखी थी। कौन? आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये किसने किया। ये सब वही कर रहा है। हाँ, वही कर रहा है। तभी उस हवालदार को वहां पर किसी की छाया दिखाई देती है और उसको देखकर हवालदार बेहोश हो जाता है। ये देखिए, हवालदार बेहोश हो गए हैं। लगता है कि इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य है। अभी अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि सोने की मूरत में बदल गए, उसको पब्लिक ने नोच डाला और उसके कुछ ही देर बाद एक हवलदार बीच सड़क पर बात करते करते ही बेहोश हो गया। आखिर क्या है इन सब के पीछे की गुत्थी और कौन करेगा इस राज का पर्दाफाश? पूरा शहर ये बात जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक से खबर आती है कि 2 लुटेरे जो कि बैंक लूटने गए थे, वो दोनों भी सोने की मूरत बन गए और बैंक आए लोगों ने खुद ही उनको लूट लिया। इंस्पेक्टर कदम के बाद ये दूसरी घटना देखने को मिली है, कैसे ये लोग बैंक के अंदर आकर लोगों पर गन ताने हुए थे और अचानक ये सोने की मूरत में बदल गए। चोरी करने के लिए आए थे और खुद ही चोरी हो गए। ये देखकर डीएसपी के होश उड़ जाते हैं और वो उस हवलदार से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अब ठीक है सर। उस दिन तुम मीडिया वालों को कुछ बताने जा रहे थे, क्या बात है, मुझे बताओ। ये सब वही कर रहा है साहब। मैंने उसकी परछाई को अपनी आंखों से देखा था उस दिन। कौन और किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जिसने पुलिस की गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये वही है? क्या तुम्हें परछाई में उसका चेहरा साफ साफ दिखा था? हाँ सर, मैंने साफ साफ देखा था, वो वही आदमी था।
तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुल जाता है और तेज हवा चलने लगती है। हवा में कोई उड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही हवलदार की नजर उस पर पड़ती है, हवलदार की आवाज गायब हो जाती है। क्या हुआ तुम्हें? बोलो। नर्स, डॉक्टर, यहाँ आ जाओ। डीएसपी के चिल्लाने पर डॉक्टर वहां आ जाते हैं और हवलदार का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? अभी तो ये मुझसे बात कर रहा था, अचानक से तेज हवा आई और इसकी आवाज चली गई। लगता है इनको कोई सदमा लग गया है। इनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली है जिससे इन्हें बहुत डर लगता है। ठीक है डॉक्टर, इनका ध्यान रखिए और जब इसकी आवाज वापस आ जाए तो मुझे कॉल कीजिएगा। डीएसपी हॉस्पिटल से चला जाता है। वो पार्किंग से अपनी कार निकालता है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वो 2 लुटेरे तो मर गए, इंस्पेक्टर को भी लोगों ने नोच नोच कर खत्म कर दिया। अब मेरी बारी है, लगता है वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। डीएसपी खुद से बात करते करते तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसके सामने वो साया आ जाता है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद करो वो रात जब मैं तुम्हारे पास इसी तरह गिड़गिड़ाते हुए आया था कि मेरी दुकान लूट ली गई और मेरी मदद कीजिए, पर आपने और उस इंस्पेक्टर ने मिलकर उन लुटेरों का साथ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन लोगों ने मुझे पैसे का लालच दिया और मैं बहक गया। कितने पैसे में खरीदा था तुम्हें, बताओ? मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। कितने पैसे दिए थे तुम्हें उन लोगों ने? उन्होंने मुझे लूटा हुआ सोना दिया था। प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तड़पाऊंगा जरूर। जिस तरह मैं अपने लूटे हुए सोने को वापस पाने के लिए तड़पता रहा ना, उसी तरह तू खुद सोना बनकर तड़पेगा और लोग तुझे खुलेआम लूटेंगे। वो भूत डीएसपी के पैरों को सोने का बना देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और डीएसपी के चमकदार सोने के पैरों को देख लेते हैं और उनको लूटने के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे पास मत आना। इतनी रात को खुली सड़क पर सोना मिल रहा है और हम ऐसे ही छोड़ दें? इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम लोग। इतना कहकर वो चोर डीएसपी के पैरों को खींचता है और उनको शरीर से अलग करने की कोशिश करता है। डीएसपी दर्द से चिल्लाने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। वो चोर डीएसपी पर कोई भी रहम नहीं दिखाते और उनके शरीर से उनके पैरों को अलग कर देते हैं, जिससे उनका बहुत खून बहता है। तभी उनको डीएसपी का सोने का हाथ भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे अभी अभी भूत ने सोने का बनाया। अरे इसका तो हाथ भी सोने का है, निकालो इसे। वो लोग डीएसपी के बाएं हाथ को भी उनके शरीर से अलग कर देते हैं। डीएसपी बहुत चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर ना तो उन चोरों को उन पर रहम आती है और ना ही उस भूत को। मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। इसके बाद वो भूत डीएसपी की आंखें और उसके दिल को भी सोने का बना देता है। चोर डीएसपी की आंखें और दिल निकाल लेते हैं, जिससे डीएसपी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है।